बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की। वफाकी काबीना के इख्तियारात में कमी का बड़ा फैसला किया गया है। मुस्तफ़ा एमपेक्स केस 2018 में वफाकी हुकूमत की तारीफ वफाकी काबीना के तौर पर की गई। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि कराची में पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अफसरान की मिली भगत से पानी चोरी करने का सिलसिला आज भी जारी है। तफसीलात बताने के लिए ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची फरीद आलम। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर पाकिस्तान पोस्ट के मुख्तलिफ दफातर में मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के टेंडर्स में करोड़ों रुपए से जायद की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात बताने के लिए ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली स्टोरी की जानिब। वफाकी हुकूमत की वफाकी काबीना के इख्तियारात में कमी का बड़ा फैसला किया गया है। आपको बताएं कि मुस्तफ़ा एमपेक्स केस 2018 में वफाकी हुकूमत की तारीफ वफाकी काबीना के तौर पर की गई थी, जबकि हुकूमत ने तमाम वजारतों के एक्ट में वफाकी काबीना के बजाय मुतल्लिका वजारत को इख्तियारात देने का बड़ा फैसला किया है। मुस्तफ़ा एमपेक्स केस में वफाकी काबीना को फैसलों में इख्तियार देने के बाद वापसी का अमल भी शुरू हुआ। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद रियाजुल हक से। रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मुस्तफ़ा एमपेक्स केस है क्या? जी बहुत शुक्रिया फ़ज़ाना। ये बहुत अहम स्टोरी है क्योंकि वफाकी हुकूमत और वफाकी काबीना के इख्तियारात बहुत अहम चीज़ होती हैं, क्योंकि इस मुल्क में जो भी बड़े फ़ैसले होते हैं आइनी, कानूनी और इंतज़ामी, और उसमें ज़ाहिर वफाकी हुकूमत या जो काबीना होती है उसका बड़ा इख्तियार होता है। तो 2016 में चीफ जस्टिस साकिब निसार, इकबाल हमीदुर्रहमान और जस्टिस मकबूल बाकर, इन तीनों ने एक जजमेंट जो है वो रिलीज़ की। 18 अगस्त 2016 की बात है, और उसमें ये तय कर दिया गया, क्योंकि अब तक वो जो केस है वो मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश भी होता है, मुख्तलिफ़ हवालों से उनकी रेफरेंसेस जो है बड़े कोर्ट भी होते हैं। बहुत 3-4 ऐसी जो जजमेंट्स हैं वो कोर्ट होती है, उसमें एक मुस्तफ़ा एमपेक्स जो है वो केस है। वो केस क्या है? अली ज़फ़र साहब उसमें एमाइकस थे, यानी असिस्टेंट थे एक किस्म के कोर्ट में। उसमें ये तय किया गया कि हुकूमत को एक किस्म की वजाहत की गई कि जब कहीं पे फेडरल गवर्नमेंट की अगर तारीफ़ होती है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, तो उससे क्या मुराद लिया जाएगा। तो इस केस में 2016 में साकिब निसार की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच ने तय किया था वो ये था कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होगा फेडरल कैबिनेट, यानी वफाकी काबीना। अब जो 18, 20, 25, 30 या जितनी भी रुकनी काबीना होती है वो वफाकी हुकूमत कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फैसला भी वफाकी हुकूमत करेगी उसकी मंजूरी वफाकी काबीना से होगी, तब जाके वो वफाकी हुकूमत का फैसला कहलाएगा। ये तो हो गई एक बात। उसके बाद जब ये फैसला आया तो उसके बाद तमाम जो वफाकी हुकूमत के मातहत जो वजारतें हैं, इदारे हैं, आज़ाद जो ख़ुद मुख्तार इदारे हैं, नेपरा, पेपरा हो गए, HEC हो गए, दूसरे जितने इदारे हैं, इन तमाम इदारों के जो कवानीन थे उनमें तरमीम कर दी गई, और उनको बाकायदा तौर पे, यानी उनमें किसी किस्म की कोई भी तब्दीली होनी थी उसको वो कहा गया कि वो वफाकी हुकूमत उसकी मंजूरी देगी। तनख्वाहों में इजाफे हैं, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनातियाँ हैं, या इस तरह के ड्रैप वगैरह जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह, HEC या और नेपरा पेपरा जितने भी इदारे हैं उनके सरबराहान, उनकी तैनाती और तनख्वाहों के हवाले से जो मामलात हैं वो वफाकी काबीना देखेगी। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से ये हो रहा है, अगला जो हमारा पॉइंट है, जो सारी स्टोरी का हमारा मंबा है, वो यही है कि अब जो है वो इस हुकूमत ने, बल्कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो चूँकि ये एक किस्म की दूसरी हुकूमत है, आप PDM कह लें या PDM 2.0 कह लें, तो 2022 में ये फैसला किया गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और इन्होंने कहा कि ये जो वफाकी हुकूमत की जो डेफिनेशन है, यानी जो वफाकी काबीना है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसकी ज़ाहिर कई वजूहात थी, वो हम आगे चल के बताएंगे। तो बहरहाल उसके बाद से लेकर अब तक ज़ाहिर उनके बाद इंतखाबात हुए 8 फरवरी 2024 में, और शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने। अब दोबारा से इन सारे मामलात को जो है वो उन्होंने फॉलोअप जो है वो करना शुरू कर दिया है, और जितने भी वजारतें थी और जिस तरह जैसे मैंने खुद मुख्तार इदारों के नाम लिए, उन तमाम के तमाम एक्ट जो उनके एक्ट थे जो पहले चेंज किए गए थे 2016 के सुप्रीम
कोर्ट की जजमेंट के बाद अब दोबारा उनको चेंज किया जा रहा है और 2022 में डायरेक्शंस हुई, अब 2024 में, अब तो 25 आ चुका है, तो 2024 में दोबारा जो है वो एक किस्म का नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम वजारतों को गया कि अपने मातहत इदारे और अपने जो आपके इदारे हैं इनके क़वानीन में तरामीम के लिए जो बिल वगैरह है, एक्ट में जो तरामीम वगैरह हैं वो आप वफाकी काबीना को भेजें ताकि यहाँ से मंजूरी हो जाए। उसके बाद क्या होगा? और सबसे पहले अब मौजूदा हुकूमत जो है वो इस हवाले से मजीद क्या इकदाम उठा रही है रियाज? जी फरजाना, इस की तरफ ही मैं आ रहा था कि अब इसमें क्या किया जा रहा है। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो इस सारे मामले को लेकर जो है वो इस किस्म का जो 2016 में किया गया था उसको अनडू करने की कोशिश जो है वो कर रही है। तरामीम में जो 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 जितनी भी जो इख्तियारात थे वफाकी काबीना के, वो अब दोबारा जो है वो वजारतों को और ख़ुद मुख्तार इदारों को तफवीज़ किए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी अगर तरामीम किसी एक्ट में तरामीम है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मामला है, उनकी तनख्वाहों का मामला है, तैनातियों का मामला है, आइनी मामला है, इंतज़ामी मामला है, तो वो कोई भी जो वजारत होगी, मिसाल के तौर पर वजारत सेहत में एक उनका एक बड़ा अहम इदारा है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो अद्वियात हैं उनकी क्वालिटी, उनकी कीमतों के तयन के हवाले से ये तमाम चीज़ें तय करता है और हर मरतबा अद्वियात की कीमतों के हवाले से या अद्वियात के हवाले से कोई भी फैसला साजी होती है वो वफाकी काबीना के पास आती है जो ज़ाहिर वफाकी हुकूमत कहलाती है। तो अब क्या होगा कि जब ये तरमीम हो जाएगी, इस तरमीम में क्या हो रहा है? इस तरमीम में ये हो रहा है कि वफाकी हुकूमत की जो डेफिनेशन है, जो फेडरल कैबिनेट थी, उसको चेंज किया जा रहा है, उसको फेडरल गवर्नमेंट को रिप्लेस किया जा रहा है रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ और जो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुतल्लिका इदारे हैं, मुतल्लिका उसमें सेक्रेटरी हो सकते हैं, उसमें इदारे का चेयरमैन हो सकता है, वो ये फैसला करेंगे कि अद्वियात की कीमतों के हवाले से क्या करना है, कमी बेशी करनी है, जो कुछ भी करना है, वो वफाकी काबीना ये चीज़ें नहीं आएंगी। अब ये एक ज़ाहिर बहुत बड़ा फैसला है। जब 2016 में एक चीज़ तय हो गई, उसके बाद दोबारा इस तरफ अगर आप आ रहे हैं तो ये कुछ छोटा इकदाम नहीं है, यानी एक चीज़ वफाकी काबीना से लेकर मुतल्लिका वज़ारत 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो वाज़े तौर पर यह कहा गया था कि वफाकी हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना है, तो क्या काबीना के इख्तियारात महदूद करना तौहीन अदालत नहीं होगा कहीं ना कहीं? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले वफाकी इस्लामाबाद में एक हेल्थ की जो कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी थी, कायमा कमेटी जो कहलाती है कौमी असम्बली की, उसमें इसी तरह का जो है इसी तरह की एक तरमीम थी जिसको पास करना था और वो कमेटी में आई हुई थी। ज़ाहिर है पहले वो असम्बली में आई और उसके बाद मुतल्लिका कमेटी को आई। तो जब ये बहस चल रही थी कि जनाब इसको रिप्लेस करना है फेडरल गवर्नमेंट के लफ्ज़ को मुतल्लिका इदारों से, तो अली मोहम्मद ख़ान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो फैसला एक ज़माने में अगर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत करके ये बता दिया कि वफाकी हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना होगा और उनसे इस चीज़ की मंजूरी ली जाएगी, तो आप कैसे उसको वापस कर सकते हैं? बिल्कुल। आप देखिए, उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना एक बहुत बड़ा फोरम है और अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो आप उसके बरखिलाफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कई ऐसे मामलात हो सकते हैं जिनका वफाकी काबीना में आना ज़रूरी है। जो वफाकी वज़रा हैं उनके जो है वो सामने ज़ेर बहस लाना ज़रूरी है, काबीना के एजेंडे में लाना ज़रूरी है। तो अगर वो जो सेक्रेटरी की सतह पे या वजारत की सतह पे अगर इस मसले का हल निकाल लिया जाता है, तो हो सकता है कि वजारत की सतह पे वो दानिश, वो विजडम, वो विजन ना हो जो वफाकी काबीना की सतह पे होता है, जब 30, 40 और 50 लोग मिल के बैठ के वज़ीर आज़म की सरबराही में जो है वो काबीना का इजलास होता है। वो इन चीज़ों पे कानूनी सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वफाकी हुकूमत जो है वो इस फैसले से अदालत उज़्मा के आईनी तशरीह के दायरा कार को चैलेंज तो नहीं कर रही है कहीं? बिल्कुल ऐसे ही है और ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत से अगर पूछा जाए तो जब उनसे अब बात करते हैं कि भाई आप इतना की मोन्यूमेंटल जो चेंजेस ला रहे हैं, ये कुछ छोटी तब्दीली तो नहीं है। वफाकी काबीना का अगर मिसाल के तौर पर 100 इख्तियारात थे तो वो कम करके 30 और 40 पे ला रहे हैं, बाकी इख्तियारात तफवीज़ किए जा रहे हैं, डेलीगेट किए जा रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा है? तो उनका ये कहना है कि भाई देखें, इस वक्त हमारे वो जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने बहुत से उमूर को देखना होता है।
अब अगर हर चीज़ आएगी कि जनाब किसी अफसर की तैनाती है, बल्कि कई मरतबा ये होता है कि वजारत दिफा में के तहत जो अफसरान हैं उन्होंने अगर अर्ली सर्विस रिटायरमेंट लेनी होती है तो निचले जो है वो जो रैंक्स के अफसरान हैं, ऊपर के तो शायद होंगे ही होंगे, लेकिन जो निचले रैंक्स के अफसरान हैं उनकी समरी भी वफाकी काबीना से मंजूर ली जाती है। तो ये वो तमाम चीज़ें उनके बकौल ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसकी अगर वजारत की सतह पे जो है वो अप्रूवल हो जाए। जानिब से ये कहा जा रहा है कि रोजमर्रा की जो समरियां हैं उसका बोझ काबीना पर कम करना चाहते हैं हम, तो क्या इख्तियारात कम करके इंतजामी आसानी हासिल करना जमहूरी तरीका है क्या? देखें, अब इस पर मुख्तलिफ बहस हो सकती हैं कि क्या, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वफाकी काबीना के इजलास बहुत कम होते जा रहे हैं। और ये 2018 से जब 2022 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हफ्ते में एक बार जो है तकरीबन हर मंगल को काबीना का इजलास होता था। उससे पहले 2017 के बाद जब खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने थे उन्होंने भी थोड़ा सा रेगुलर किया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बड़ा रेगुलर हुआ था। उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत आई तो इन्होंने पिछले साल तो चीज़ों को कुछ रेगुलर रखा, लेकिन अब इस साल 2025 के 2-3 माह हो गए तकरीबन इनको चीज़ों को बड़ा ये हल्का ले रहे हैं। और वफाकी काबीना का इजलास बहुत रेगुलरली नहीं हो रहा, हर हफ्ते होना चाहिए। क्योंकि एक काबीना डिवीज़न के एक अफसर ने एक मरतबा बताया कि कई साल पहले यानी 8-10 साल पहले वफाकी काबीना का इजलास 6-6 माह बाद होता था और सिर्फ जो एजेंडा आइटम थे वो 17-18 सफ़ात पर मुश्तमिल होते थे और जो फाइलें बनती थी वो तकरीबन 15-20 किलो सफ़ात होते थे और वो एजेंडा आइटम्स होते थे। अब तो ये होता है 7-8 सफ़ात का एजेंडा आइटम होते हैं या 10 से 12 हो जाता है, और क्योंकि हर हफ्ते होती है। लेकिन अब चूँकि अब लेट हो रहा है तो उसका एक हल इन्होंने हुकूमत ने यह निकाला है जो ज़रा पिछली हुकूमतों में भी था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया, वो सर्कुलेशन के थ्रू समरीज़ को अप्रूव करवा लेते हैं। वफाकी काबीना का इजलास नहीं होता, तमाम वज़रा को समरियाँ भेज दी जाती हैं और इन समरियों का जो अप्रूवल है वो ले ली जाती है। तो गो के इस पर तनकीद की जाती है कि अनलेस के बहुत अहम अगर समरी है तो उसकी सर्कुलेशन पे समरी उसकी अप्रूवल करवा ली जाए, लेकिन काबीना का इजलास डिस्कशन के लिए ज़रूरी है। बहरहाल क्या काबीना बड़ा सादा सा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर काबीना कोई हम पसे पुश डाल देंगे और वजारतें बराह रास्त अगर फैसले करने लगेंगी तो फिर इज्तिमाई मुशावरत और शफाफियत कहाँ जाएगी? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है कि अगर वफाकी काबीना एक तरफ तो ये कहती है कि जी वो बोझ कम कर रही है कि जनाब छोटे मोटे मामलात उनकी तरफ आते हैं तो उनकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पिछले कम से कम 6-7 साल से जो वफाकी काबीना को करीब से देख रहा हूँ, कैबिनेट डिवीज़न को करीब से देख रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और इस तरह की जो मुताल्लिका वजारतें इंटीरियर वगैरह को मैं देख रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत अहम आइनी जो मामलात हैं उनकी जो अप्रूवल है वो भी सर्कुलेशन के ज़रिए जो है वो ली जा रही है। पिछले कम से कम 2 साल में ये हो रहा है और ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर आप एक तरफ बात करते हैं कि जनाब हम तो नॉर्मल सी चीज़ें जो है वो इदारों को तफवीज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि इंतहाई अहम आइनी जो फैसले हैं वो भी आप सर्कुलेशन पे करा के इसको फारिग करवा रहे हैं ताकि तो मीडिया की अटेंशन ना बने। क्योंकि अगर रियाज कहीं ये फैसला सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा खुद मुख्तार बनाने की कोशिश तो नहीं है? ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि एक तरफ जब वफाकी काबीना में चीज़ आती है तो वफाकी वज़रा एक सिविलियन माइंडसेट के जो है वो एक ग्रुप होता है, वो बैठे होते हैं, वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं एक खुले माइंड से। लेकिन जब ये चीज़ वजारत के पास चली जाएगी, ब्यूरोक्रेसी के पास चली जाएगी, एडिशनल सेक्रेटरी की सतह पर हो जाएगी, खुद मुख्तार इदारों की सतह पर हो जाएगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्कान है। क्योंकि हमारा मुल्क ऐसा है कि वहाँ पर डेवल्यूशन ऑफ पावर तो कागज़ों में और उसमें डिस्कशन में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमेशा ये रहा है कि जब यहाँ पे ये होता है कि जब इदारों को इस तरह खुद मुख्तारी दी जाती है इसको उसका गलत इस्तेमाल होता है। हाल ही में हमने एक स्टैंडिंग कमेटी में देखा कि जब जहाँ पे 50 करोड़ से ज़्यादा एक साल में जो है वो तनख्वाहें और दूसरे मराज जो है वो एक SCCP एक इदारा है उसके कुछ अफसरान और बोर्ड के जो मेंबर्स थे उन्होंने लिए। तो अगेन एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा था, उन्होंने अपने फैसले खुद किए, कुछ उन्होंने काबीना से लिए लेकिन बाकी उन्होंने खुद किए। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का मसला आ जाता है कि अगर काबीना से अप्रूवल होती है उसमें बहुत लेदे होती है, डिस्कशंस होती हैं, कई घंटे डिस्कशंस होती हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होंगी तो उसमें तो ब्यूरोक्रेसी खुद चुके मुस्तफीद होगी उससे। ऑपोजिशन ने कायमा कमेटियों में इस फैसले की मुखालफत की है, तो अगर हम देखें तो नॉर्मली उनके खदशात किस हद तक दुरुस्त हमें दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इतने ही इस हद तक की दुरुस्त हैं कि जिस हद तक हम कह सकते हैं कि इसका दूसरा रुख
जो है वो क्या हो सकता है। हाँ। एक सिक्के का एक रुख तो ये है कि जनाब ये बहुत अच्छी बात है और ये बोझ कम हो रहा है और इससे गवर्नेंस में और उसकी एफिशिएंसी में फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक जिस तरह अपोजिशन कह रही है और बहुत से अपोजिशन के अरकान इसकी दबे लफ्ज़ों में और कभी कभार खुले बंदों में इसका इजहार भी करते हैं कि जनाब ये तो वफाकी हुकूमत या वफाकी काबीना अपना जो है वो बोझ आसान कर रही है। वो समझते हैं यार ये समरियाँ आती हैं और वो क्या होता है और कभी कभार इनको पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता, कहीं कहीं मरतबा तो पूरे पूरे बिल होते हैं उसमें। लिहाजा अच्छा है बस ये सीधा जो है मामला बरह रास्त वजारत की सतह पर हो जाएगा। जो मुतल्लिका वज़ीर है वो अगर वज़ीर आज़म को ब्रीफ करना चाहेगा वो कर लेगा और मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि अब भी ऐसा होता है कि जो मुतल्लिका वज़ीर है उसको अगर सर्कुलेशन पे समरी जाती है तो अगर मुतल्लिका वज़ीर का जवाब ना आए तो काबीना डिवीज़न उसको हाँ में उसको जो कंसिडर कर लेती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपके पास एक समरी अप्रूवल के लिए आई है। हाँ। आपने अगर मुकर्ररा 24 घंटों के अंदर जवाब ना दिया तो आपका जवाब हाँ समझा जाएगा। ये बड़ी अफसोसनाक और हैरानकुन बात है। इसमें शीरी मिज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बड़ा ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, इस सारी काविश का आखिर क्या मकसद क्या हो सकता है, क्या समझते हैं आप? देखिए इसमें नेकनियती भी हो सकती है, इसमें जैसा आपने ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाँ। उनकी जो है वो भी हो सकती है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ब्यूरोक्रेसी ये फील कर रही थी कि उनके इख्तियारात शायद अब उस तरह जो है वो खुल के खेलने का मौका उनको नहीं मिलता जैसे माजी में मिलता था। तो पिछले तकरीबन 2022 से ऑनवर्ड जब ये हुकूमत आई, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स होती, सारा कुछ हो रहा था, हर चीज़ अप्रूवल टाइम पे हो रही थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसाइल आए, कुछ डिलेज भी हुए, काबीना के इजलास उस तरह नहीं हो पाए, बीच में जो है वो इंटरनेशनल चीज़ें हुई, इंडिया के साथ जंग का मामला हुआ, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हुई, पाइल अप हो गई। तो इनके बकौल बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन इनकी नेकनियती भी हो सकती है, बदनीयती भी हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर अगर तमाम पार्लियामान में इस पर बहस कर ली जाती या कम अज़ कम काबीना की सतह पर इस पर बहस कर ली जाती, बजाय इसके कि एक जो है वो जल्दबाजी में ये फैसला कर लिया जाता, क्योंकि बाद में नुकसान हो जाए। जैसे अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत को एक इख्तियार दिया गया है तो आप कैसे वज़ीर आज़म और काबीना से इख्तियार लेके एक वज़ीर और एक सेक्रेटरी को ये कह रहे हैं कि जनाब वो वजारत की सतह पर ये फैसला कर लें। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत दोनों हैं। अब हुकूमत की उस पर है कि वो कैसे इख्तियारात उनको आगे देती है, गलत इस्तेमाल होता है, ये सही है। तो ये वक्त ही आगे चल के हमें बताएगा। अच्छा, क्या अवामी मुफाद में इस तरह के फैसले करना दुरुस्त है या सिर्फ हुकूमती कंट्रोल मजबूत करने का ये खरबा है? देखें, जिस तरह 18वीं तरमीम हमने देखी कि 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई तो इसका मकसद ये था कि सूबों को जो है वो इख्तियारात की मुंतकिली होगी। अब सूबों को इख्तियारात तो चले गए, मिसाल के तौर पर एजुकेशन डिवॉल्व हो गई, हेल्थ डिवॉल्व हो गई और वो आगे चले गए। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब दोबारा 18वीं तरमीम के हवाले से उनको एक किस्म का अनडू या अमेंड करने के हवाले से, ट्विक्स के हवाले से बातें चल रही हैं। उसकी क्या वजह है कि एक मकसद ये था कि जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगा, निचली सतह तक जो है वो इख्तियार की मुंतकिली होगी, हेल्थ और एजुकेशन और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जब सूबाई सतह पे जाएंगी तो उसकी बेहतर डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी होगी। वफाक की जो है वो बदमाशी या वफाक का कंट्रोल कम होगा। सूबों में जो लोग बैठे हैं वो बेहतर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इसकी मिसाल सादर आती है कि यहाँ नीयत तो बज़ाहिर अच्छी लग रही है कि शायद जो है वो इख्तियारात दे दिए जाएँ सेक्रेटरीज़ को, आज़ाद इदारों को और जो खुद मुख्तार इदारे हैं। लेकिन हमेशा ये होता है कि उसका गलत इस्तेमाल होता है। अब भी जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो मौका मिलता है, ज़ाहिर बहुत प्रोफेशनल अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, लेकिन चंद ऐसे ब्यूरोक्रेट ऐसे भी हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जो मिनिस्टर या मुतल्लिका जो वज़ीर होते हैं उनको बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता, उनसे ऐसी चीज़ों की अप्रूवल ले लेते हैं, बाद में वज़ीर को सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग शामिल हैं जो चाहते हैं कि उनको जो है वो खुला इख्तियार मिले। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो एक्ट्स में तरमीम कर रहे हैं वफाकी काबीना के इख्तियार में कमी लाई जा रही है, क्या इससे वो एम्पावर होंगे, क्या चीज़ें मजीद बेहतर होंगी, या 18वीं तरमीम की तरह इसको भी अनडू करने का सिलसिला सवाल है जो मैं करना चाह रही हूँ और उसका जवाब भी मुझे लाजमी चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर कल को कोई वजारत मुतनाज़िया फैसला करती है और काबीना की मंजूरी शामिल उसमें नहीं होती है तो उसका कानूनी और सियासी असर क्या होगा? देखें, उसके ज़ाहिर दूर रस नताइज होंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि कई मरतबा ऐसा होता है कि आप मतलब अब तो एक पूरा रूल है कि जो कुछ भी किसी किस्म की तरमीम होती हैं या कोई चीज़ इंतज़ामी तौर पर तब्दील करनी हो, कोई नया सरबराह लगाना हो, खुद मुख्तार इदारों वगैरह के, जब वो वज़ीर आज़म के पास आती है, काबीना के पास आती है, उस पर डिस्कशन होती हैं, फीडबैक आती है, वो वापस जाती है, फिर उस पर डिस्कशन होती है और उसके बाद उसकी अप्रूवल होती है या कभी कभार रिजेक्ट भी हो जाती है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ वहाँ पर हो जाए तो पता चले
पहले साल गुजर गया और उस अफसर को तैनात किया गया था या किसी इदारे के सरबराह को चेयरमैन थे और वो तो बड़ा ब्लंडर हो गया, वो तो किसी काम का नहीं था। अब पता चले तो इसमें जो है वो अब बाहमी चपकलिश में भी इजाफे का इम्कान है और कमेटियों में भी लड़ाइयाँ होंगी। देखा जाए यहाँ पर बात है हम आइन की, तो आइन महज एक दस्तावेज नहीं है बल्कि ये एक अहद है, एक ऐसा वादा है जो रियासत अपने अवाम से करती है। अगर इसी आइन की तशरीह को नज़रअंदाज करके इख्तियारात की नई तकसीम कर दी जाएगी तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं होगा, जमहूरियत की रूह का भी होगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज एक बार फिर बड़ा अहम मसला लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको बताएं कि कराची में पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अफसरान की मिली भगत से पानी चोरी करने का सिलसिला जारी है। वाटर कॉरपोरेशन अफसरान की मुबैना मिली भगत से हब केनाल, धाबेजी, पीरी पंपिंग स्टेशन से पानी सप्लाई करने वाली लाइनों से पानी की चोरी ताहाल नहीं रोकी जा सकी है, जबकि शहर के जो रिहायशी और सनती इलाके हैं वहाँ भी पानी चोर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। पानी चोरों की सरपरस्ती में मुलव्विस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने खामोशी इख्तियार कर ली है। पानी चोरी के बायस कराची में पानी का बहरान संगीन हो चुका है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पानी चोरों और उनका साथ देने वाले अफसरान के खिलाफ वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने खामोशी आखिर क्यों साध ली है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। बात करते हैं नुमाइंदा कराची आलम से। फरीद, सबसे पहले तो ये बताएं कि कराची जैसे बड़े शहर में रोजाना लाखों गैलन पानी चोरी हो रहा है, आखिर ये पानी चोरी कहाँ और कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, कराची सिंध का दारुल हुकूमत भी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है, यहाँ पर की पॉपुलेशन भी पाकिस्तान में किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा है। इसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए, इस पॉपुलेशन की ज़रूरत पूरा करने के लिए कराची को बहुत ही कम मिक़दार में पानी फराहम किया जाता है। कराची को दो ज़राए से पानी फराहम किया जाता है। पहला ज़राया है धाबेजी खैंजर झील, जहाँ से कराची को 4 से 450 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। दूसरा ज़रिया है हब डैम से कराची को 100 मिलियन गैलन पानी योमिया फराहम किया जाता है। अब कराची को जो पानी फराहम किया जाता है उसकी, क्योंकि पानी बहुत कम है, आबादी ज़्यादा है, तो इसलिए पानी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको पूरा करने के लिए वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता 15 साल से किसी किस्म के कोई इक़दामात नहीं किए गए। इसका फ़ायदा उठा के जो कुछ माफियाज थी उन्होंने दीगर अपने गैर कानूनी काम छोड़ के अब पानी चोरी का धंधा गुज़िश्ता 15 साल से शुरू कर रखा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस कराची के जो बड़े पंपिंग स्टेशन है वो ज़राए जिनसे कराची को पानी फराहम किया जाता है, जिसमें कैंजर झील, धाबेजी और हब डैम शामिल है। अब ये माफिया पानी चोरी करने के लिए दो तरीक़ों से पानी चोरी करता है। एक तो इलाका पुलिस को अपने साथ मिलाता है, उसके साथ मिलके पानी चोरी करता है। दूसरा इनका तरीका वारदात ये होता है कि जो सियासी लोग होते हैं उनकी सरपरस्ती हासिल करते हैं और उसके साथ साथ कराची वाटर कॉरपोरेशन के जो बल्क वाटर सप्लाई लाइनों पे तयन अमला है, अफसरान है, उनके साथ मिली भगत करके कराची को पानी सप्लाई करने वाली लाइनों से मुख्तलिफ जगहों पे पंचर करके पानी चोरी करते हैं। इसके साथ साथ कराची जब पानी पहुंच जाता है तो कराची शहर के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पे पानी चोरी किया जाता है, जिसमें कराची के रिहायशी इलाके भी शामिल है, सनती इलाके भी शामिल हैं। रिहायशी इलाकों और सनती इलाकों में पानी चोरी दो मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। सनतों को या बहुत जो बड़ी पोश रिहायशी आबादियाँ उनको पानी चोरी करने के लिए कराची के मज़ाफ़ात से गुजरने वाली वाटर कॉरपोरेशन की जो लाइन है उनको पंचर किया जाता है। मुख्तलिफ नालों से गुजरने वाली लाइनों को पंचर करके कनेक्शन लगाए जाते हैं। मुख्तलिफ जो वीराने हैं जहाँ से बड़ी राइजिंग लाइनें गुजर रही हैं, जैसे कराची यूनिवर्सिटी के अतराफ से पानी की राइजिंग लाइनें गुजर रही हैं, गुलशन मेमार से पानी की राइजिंग लाइनें गुजर रही हैं, तो उन जगहों पे पंचर करके पानी चोरी किया जाता है। इन तमाम जो शहर के अंदर और शहर से पानी चोरी किया जाता है, इसके अंदर वाटर कॉरपोरेशन के बाद अफसरान सालों से मुलव्विस हैं, जिनका मुतअद्दिद मरतबा नाम सामने आ चुका है, लेकिन कुछ सियासी मजबूरियों के वजह से उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ताहाल हमें होती हुई कभी दिखाई ही नहीं दी गई।
वही अफसरान आला ओहदों पे थोड़े दिन के लिए उनको हटाया जाता है। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ये होती है कि उनको ओहदे से हटाने के बाद कहीं और लगा देते। कुछ दिन गुजरने के बाद वो अपना सियासी असर और रसूख यहाँ भी इस्तेमाल करते हाल हैं, तो वहाँ कुछ पर आ ऐसी जाते ही हैं। है। हमने देखा कराची कि में जो वाटर कॉर्पोरेशन की लाइंस हैं वहां से बराह रास्त पानी चोरी किया जा रहा है। तो ये ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता कि अंदरूनी मिली भगत यहाँ पर ना हो। तो वो अफसरान जो इसमें मुलव्विस हैं, क्या उनकी निशानदही हो सकी है? हाँ जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि धाबे जिससे पानी आता है, पिपरी आता है, पिपरी से आता है मुख्तलिफ जगहों पे, एनिके पे पहुँचता है। लेकिन जो धाबे जिससे लाइन हमारी चलती है, 84 इंच की लाइनें जो चलती हैं, मुख्तलिफ लाइनें, उन लाइनों को वहाँ जो बल्क का अमला मौजूद है, जो पिपरी धाबे जी पे एक्सियंस बैठे हैं, जो डबल ई बैठे हुए, जो लाइन मैन बैठे हुए, जो विजिलेंस का इनका अमला बैठा हुआ है, जो सिक्योरिटी का इनका अमला बैठा हुआ है, वो पानी चोरों से मिलता है। और मिलने के बाद वो रात के अंधेरे में वहाँ पर पानी लाइन को पंचर कर दिया जाता है। फिर मुख्तलिफ औकात में वहाँ से पानी चोरी किया जाता है। इस चोरी का जो वहाँ के जो मुतल्लिका एक्सियन होता है, जो वहाँ का अमला होता है, वो बाखूबी जानता है, पानी चोर को भी जानता है, कितना पानी चोरी किया जा रहा है वो भी जानता है। क्योंकि ये वो मेन राइजिंग लाइन है जो कभी बंद नहीं होती। इनमें 24 घंटे पानी चलता है और मंगो पीर यहाँ तक आने पर में हर उस लाइन जगह को देखा जाए तो पानी को चोरी ही किया जा रहा है। अगर पानी चोरी हो रहा है तो किन महकमों की नाकामी कहेंगे हम इसको? क्या वाटर कॉर्पोरेशन इसका जिम्मेदार है, पुलिस है, या फिर बल्दियाती इदारे हैं? जी, इसका बराह रास्त जिम्मेदार वाटर कॉर्पोरेशन है। वाटर कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि अपनी लाइनों की हिफाजत करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जब ओहदा संभाला मेयर का, तो क्योंकि वो चेयरमैन वाटर बोर्ड भी हैं, उनकी जानिब से सख्त कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया। तकरीबन गुज़िश्ता 2 सालों से वाटर कॉर्पोरेशन में पानी चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है और इस दौरान कई दर्जन जो है गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए, गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़े गए, उनको मसमार किया गया। मेयर कराची की जानिब से तो वाज़े तौर पर अहकाम दिए हुए हैं कि किसी पानी चोर के साथ रियायत नहीं की जाए। मेयर कराची खुद भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लाइनों का दौरा करते रहते हैं और उनको अगर बराह रास्त कोई शिकायत पहुँच जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान अपने जो मातहत अफसरान हैं उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि जितना पानी यहाँ पर पानी चोरी हो रहा है, उन सब चोरी वाटर कॉर्पोरेशन कि वाटर कॉर्पोरेशन के कुछ अफसरान खुद इस पानी की चोरी में मुलव्विस हैं। तो क्या इदारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? जी, मैं आपको बताता हूं कि अभी गुज़िश्ता 1 से 1.5 महीने पहले कोरंगी लांडी सनती एरिया में खुद CEO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वाटर कॉर्पोरेशन असदुल्ला खान ने जाके वहाँ पर गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े थे। उनको तकरीबन 3 कनेक्शन थे जो मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिल्स में फराम किए गए थे। असदुल्ला खान ने वहाँ पर छापा मारा, वो कनेक्शन पकड़े, कनेक्शन काटे। जब हमने उनसे ये सवाल किया कि आपने कनेक्शन भी पकड़ लिए, कनेक्शन काट भी दिए, लेकिन जो इलाकाई एक्सियन है उसकी मिली भगत से ये कनेक्शन नहीं हुए, चोरी शुदा पानी है, ये सबसे ज्यादा सनती इलाकों को सप्लाई किया जाता है। तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात वाज़ेह कर दें, क्या सनती इलाकों को जानबूझकर पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा ताकि उसे वो ब्लैक में खरीदें? नहीं, जानबूझ के तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पानी आ ही कम रहा है। पानी कराची पहुंचने से पहले 250 मिलियन के करीब मिलियन गैलन के करीब पानी चोरी कर लिया जाता है। तकरीबन 70 से 80 मिलियन पानी लीकेजिस की नज़र हो जाता है। पानी कम होने की वजह से सनतों को पूरा पानी नहीं मिल पाता। इसलिए सनतें, या तो बहुत सारे सनतकार ऐसे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 कनेक्शन लगाए हुए हैं मुख्तलिफ पानी की लाइनों में, वहाँ पर मोटरें, समर पम्प, यहाँ तक हुआ हुआ है कराची के अंदर मुख्तलिफ सनतकारों ने बाकायदा वाटर कॉर्पोरेशन के 8 इंच की और 10 इंच की लाइनों में समर पम्प उतारे हुए हैं। उन समर पम्प को उतार के वहाँ से पानी पंप करके अपनी लाइनों में डालते हैं। ये भी केस यहाँ पर पकड़े गए, उनकी भी FIR हुई है। लेकिन जब आप सनतों को पानी पूरा नहीं देंगे, टेक्सटाइल की सनतें, उसको पानी बहुत चाहिए, वो मजबूर है पानी खरीदने का। या तो वो सब सॉइल वाटर खरीदे, लेकिन बहुत सारी जगह सब सॉइल वाटर इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए उनको मीठा पानी चाहिए होता है। तो मीठा पानी वो टैंकर के जरिए ही माफिया से खरीदने में मजबूर है। और मैं आपको बताऊं कि जो एक कमर्शियल टैंकर है, जो वाटर कॉर्पोरेशन का कमर्शियल टैंकर है, अगर वो 5,000 रुपये का है, तो जो प्राइवेट टैंकर खरीदा जाता है 3,000 गैलन का, वो 10 से 15,000 रुपये में यहाँ पर फरोख्त होता है सनतों को। घरों में अगर प्राइवेट
प्राइवेट टैंकर हम मंगाएं, जी बिल्कुल। घरों में अगर हम रिहायशी मकान में अगर हम पानी का टैंकर 1000 गैलन वाला वाटर कॉर्पोरेशन से लेंगे तो 1560 रुपए का है, लेकिन वही अगर हम प्राइवेट टैंकर खरीदेंगे तो 2500 से 3000 रुपए में मिलता है। इतना बड़ा पैसा है इसके अंदर, इतनी बड़ी माफिया इन्वॉल्व हो चुकी है यहाँ पर, इतने वो ताकतवर लोग हैं कि आप उनका यहाँ पर कुछ बिगाड़ना वाटर कॉर्पोरेशन के मामूली अफसरान के लिए तो नामुमकिन है। कराची ने इस संगीन बहरान पर कोई हंगामी प्लान तैयार किया है? नहीं, उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, आज तक कोई प्लान तैयार ही नहीं किया गया। उनके पास जो प्लान था यानी कि कराची में पानी की तकसीम का कोई शफाफ निजाम मौजूद ही नहीं है और ना ही बनाया जा सकता है। गुज़िश्ता 70 साल से कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, शफाफ निज़ाम। यहाँ पर देखें, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें 30 दिन तक पानी नहीं आता, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 24 घंटे पानी सप्लाई होता रहता है। वहाँ पर भी वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान, इलाकाई अफसरान जो होते हैं, एक्सीएन और लाइनमैन मुलविस हैं। मैं कुछ ऐसे लाइनमैनों को जानता हूँ जो फॉर्चूनर गाड़ी में अपनी ड्यूटियों पर आते हैं। लाइनमैन है, 5 ग्रेड का वो लाइनमैन है, उसकी बामुश्किल तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपये की, लेकिन वो इस मुद्दे को उठाया है और आज के प्रोग्राम में भी हमने कोशिश की है कि पानी के बहरान के पीछे छुपे किरदारों को बेनकाब करें, लेकिन असल तब्दीली तब आएगी जब इदारे जागेंगे और अवाम आवाज बुलंद करेगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएंगे कि मुल्तान में पाकिस्तान पोस्ट के मुख्तलिफ दफातर में मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के टेंडर्स में करोड़ों रुपए से जायद की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। स्टेशनरी, प्रिंटिंग वर्क, मेल की तरसील, सिक्योरिटी कंपनियों की खिदमात और दीगर सामान की खरीदारी में भी बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जनरल पोस्ट ऑफिस मुल्तान समेत 13 मुख्तलिफ केसेस में संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदही की है। मजीद इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। ज़हीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान पोस्ट जैसे कौमी इदारे में 25 करोड़ से जायद की माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, आखिर किसकी नाकामी है ये? जी शुक्रिया फरजाना। नाकामी साफ जाहिर है, जो अफसरान हैं उनकी नाकामी है कि उनके की मौजूदगी में इतने बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आपको पता है कि महकमा डाक जो है वो कितना अहम इदारा है। क़याम पाकिस्तान के साथ ही इस इदारे का वजूद हुआ था और उसके बाद से लेकर आज तक ये कौमी इदारा अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहा है। जैसे जैसे इस इदारे की जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं उसी तरह जो मुलाजमीन है, अफसरान है, उन्होंने मुबैना तौर पर करप्शन, माल कमाने के नए तरीके जो हैं वो भी ईजाद कर लिए हैं। ये जो 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट है, इसके मुताबिक मुख्तलिफ सामान की जो ख़रीदारी है उसके टेंडर्स में बड़े पैमाने पर संगीन बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। अंदाज़ा करें कि जो हमारे रूल्स हैं वो कुछ कहते हैं मगर अफसरान उन रूल्स की परवाह नहीं करते। अगर बात की जाए पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004 की, तो उसके मुताबिक जब भी कोई विफाकी इदारा 5 लाख से 30 लाख के दरमियान किसी भी चीज़ की ख़रीदारी करता है तो पेपरा की जो वेबसाइट है उस पर उसको पब्लिश करना भी लाजमी होता है। साथ साथ जो कौमी अखबारात होते हैं उसमें भी उसका इश्तिहार देना लाजमी होता है। मगर इस मामले में हुआ क्या कि मजमूई तौर पर ये 13 केसेस हैं। 13 केसेस में 25 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। उसमें 2 ऐसे केसेस थे कि तशहीर ही नहीं की गई, ना ही पेपरा की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया, ना ही उस खरीदारी का जो टेंडर है, जो अमल है, उसकी तशहीर अखबार में की गई। वो वजह क्या थी? वजह यही थी कि जितने थोड़े ठेकेदार होंगे उतना ज़्यादा उनको नवाजा जाएगा और अपना जो मुबैना तौर पर कमीशन है वो वसूल किया जाएगा। तो 2 केसेस में तो इन्होंने तशहीर ही नहीं की। इसी तरह अगर दीगर केसेस की बात करें तो एक केस ऐसा भी था कि जिसमें 380 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर को वर्क आर्डर जारी किया गया। हालांकि जब भी टेंडर होता है, जो सबसे कम बोली देने वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसे 15 दिन के अंदर जो है वो वर्क आर्डर जारी करना होता है। इस मामले में 380 दिन लगे। अंदाजा करें इसमें भी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ साफ ज़ाहिर की गई हैं, जिसकी वजह से जो आपका वर्क आर्डर है वो इतनी तख़ीर से जारी किया गया। इसी तरह 2 ऐसे केसेस भी थे जिसमें बोगस अदायगियाँ की गई। ये 2023-24 की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुताबिक आपको यहाँ पर ज़िम्नन में एक और बात भी बताता चलूँ कि 2021-22 में जो
ऑडिट हुआ था उसमें इससे भी ज़्यादा संगीन बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी। यही जो अखराजात हैं जो मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी के हैं उसमें 65 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर हेरा फेरियां सामने आई थी। और उसमें हुआ क्या था, उसमें ठेकेदारों को दो दफा अदायगियां ये तो बड़ी बुनियादी अशिया हैं, तो इनकी खरीदारी में भी शफाफियत क्यों मुमकिन नहीं बनाई जा सकी? फिर आप देखें कि आए रोज यही बताया जाता है कि फलां चीज खत्म हो गई है, फलां चीज खत्म हो गई है। आप अक्सर सुना होगा डाक टिकटें खत्म हो गई हैं, इसी तरह लिफाफे जो हैं वो खत्म हो गए हैं। तो हमेशा जो है वो बहरान ही रहता है। उसकी वजह यही है कि ज़्यादातर जो है वो माली बेज़ाब्तियाँ हो जाती हैं। अपना कमीशन खरा करने के लिए वो पहले से ही गठजोड़ जो है वो ठेकेदारों के साथ कर लिया जाता है। मैं आपको बता रहा था 2021-22 की बात, तो उसमें मुल्तान, खानेवाल और कुछ ऐसे महकमा डाक के कुछ दफातर थे जहां पर दो दफा ठेकेदारों को अदायगियां कर दी। अंदाजा करें कि इतनी मेहरबानी का मुजाहरा किया गया कि चीज एक दफा खरीदी है मगर उसकी अदायगी जो है वो 2 दफा की गई है। साफ जाहिर है उसमें उन्होंने अपना हिस्सा भी रखा होगा ना। अब इस पे जब मौकफ लेने के लिए राब्ता करते हैं तो उनका यही रवायती जवाब होता है कि इंक्वायरी जारी है। अभी जिस मामले को हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे भी जो मुल्तान इंतजामिया उनका यही कहना है कि मामले की इंक्वायरी की जा रही है। अगर इंक्वायरी में कोई जिम्मेदार साबित हुआ तो उसके खिलाफ पहला वाकया तो है नहीं। इससे पहले भी अगर देखें तो पाकिस्तान पोस्ट के टेंडर सिस्टम पर सवालात उठ चुके हैं और बेशुमार सवालात उठे हैं। इसमें इस्लाहात क्यों नहीं की जा रही हैं? जी आप देखें ना कि गाय बगाए जो पिछले कुछ साल हैं उसमें इसी तरह की खरीदारी में 28 करोड़ रुपए के मुबैना घपले जो हैं वो सामने आए थे, जिस पर यही कहा गया था कि शफाफियत लाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, इंक्वायरियां की जा रही हैं, जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन क्या लिया जाता है? जब भी कोई इस तरह की हेरा फेरी पकड़ी जाती है तो आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर अफसर को वहां से तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ भी वही तरीका अडॉप्ट किया जाता है जो कि दीगर सरकारी महकमों में अडॉप्ट किया जाता है कि जब भी किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो उसको वक्ती तौर पर वहां से हटा दिया जाता है। जब मामला थोड़ा सा ठंडा होता है तो वापस वही अफसर अपनी उसी सीट पे मौजूद होता है। तो महकमा डाक में भी यही रवायत जारी है कि जब भी किसी अफसर पर संगीन इल्जामात लगते हैं या तो उसे बारो बार ही टैकल कर लिया जाता है। फर्ज करे कोई FIA में कोई दरखास्त चली गई है, FIA ने दरखास्त उस दरखास्त पे अमल दरामद शुरू किया है, इंक्वायरी शुरू की है, तो मुदई जो होता है मुदई के साथ ही साजबाज कर ली जाती है। मुदई की तरफ से एक बयान हल्फी जमा करवा दिया जाता है कि मुझे गलत फहमी हुई है, गलत फहमी की बुनियाद पर मैंने ये इल्जामात लगाए हैं, तो वो इंक्वायरी जो है वो ड्राप हो जाती है। ये भी तरीका जो है यहाँ पर राइज है। महकमा डाक की एक इंक्वायरी थी, उसमें बड़े पैमाने पर संगीन बेज़ाब्तियां, कुछ वाजबात जो हैं, कुछ बिल्स जो हैं उनको जो जमा किया जाता है। साहब जरा आपको पता ही है कि मुख्तलिफ किस्म के बिल जो हैं वो भी डाकखानों में जमा किए जाते हैं। तो उन बिलों में भी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आई थी। FIA मुल्तान ने उस पर इंक्वायरी शुरू की थी। इनका अपना ही एक मुलाजम था जिसने वो दरखास्त दी थी। जब संगीन बेज़ाब्तियां साबित हो गई उसके बाद किया क्या कि उस मुद्दई के साथ साजबाज करके उसने कह दिया कि मैं अपना ये केस वापस लेता हूं। अच्छा। अंदाजा करें कि इतनी बेज़ाब्तियां सामने आ गई, मुतलका इदारों ने जब तहकीकात की तो सारी करप्शन जो है वो बेनकाब होगी, उसके बावजूद किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। ज्यादा ये बताएं कि क्या पाकिस्तान पोस्ट के अंदर ऐसा कोई फॉल मॉनिटरिंग या विजिलेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो इन बेज़ाब्तियों को वक्त पर रोक सके? जी आप अंदाज़ा करें ना कि ऊपर से लेकर नीचे तक जब सारे अमले ने एक ही हदफ रखा हो कि किसी तरह से माल पानी जो है वो बनाना है, तो उसमें साफ जाहिर है फिर शफाफियत कैसे आएगी। ये सिर्फ अब जो भर्तियां हुई थी, भर्तियों का जो हेड था जिसकी ज़ेरे निगरानी ये सारा काम हो रहा था वो इदारे का सरबराह था। उसने कमेटी तश्कील दी, उसने अपनी मर्जी के अफसरान को उस कमेटी में शामिल किया। उन्होंने सारे जो जांच पड़ताल थी उम्मीदवारों की वो मुकम्मल की, शार्ट लिस्ट किया, इंटरव्यू हुए, लेकिन उसके बावजूद 300 से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं वो सिफारशी भर्ती कर लिए गए। अगर शफाफियत होती तो इदारे का जो सरबराह है, हो गई है ना ज़हीर, महकमाना कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन क्या यहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि माजी में किसी जिम्मेदार को सजा दी गई हो?
जी, वही सज़ाओं की बात मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जब किसी पे कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगता है उसके खिलाफ एंटी करप्शन में, जिस तरह सूबाई महकमों के अफसरान होते हैं उनके खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी जाती है, विफाकी महकमों के खिलाफ जो FIA से रजू किया जाता है, यानी कि जिस तरह से पहले माफी तलाफी होती रही है, अब भी हम यही उम्मीद रखें कि अब भी माफी तलाफी हो जाएगी, किसी को ना सजा मिलेगी, ना मौतली होगी, ना इंक्वायरी होगी, ऐसा ही है? जी, कोई ना कोई रास्ता तो ये निकाल लेते हैं ना। सादर इतने प्रॉपर तरीके से जो है वो सारी बेज़ाब्तियाँ की जाती हैं, मुनज़्ज़म तरीका अपनाया जाता है, तो उसमें गलती की गुंजाइश जो है वो अपने तौर पर यही समझते हैं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब भी उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग वाला महकमा, जिस तरह ऑडिट हुकाम है, जब ऑडिट टीम आती है तो वो सारे रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करती है, तो उस वक्त उनके सारे जो दावे हैं, सारे इकदाम जो हैं वो धरे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं से बेज़ाब्तियाँ जो है वो उभर के सामने आती हैं, उनकी गलतियाँ जो हैं वो ऑडिट पैराग की शक्ल में सामने आ जाती है। तो आखिरी सवाल ज़हीर, मुझे उसका शॉर्ट आंसर चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान पोस्ट में ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम कब तक लागू किया जाएगा ताकि ये इंसानी मुदाखलत को रोका जाए? जी, हुकूमत की तरफ से तो तमाम महकमों में भी ये सारा निज़ाम जो है वो नाफिज कर दिया गया है। जब भी कोई रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवानी होती है तो उस वक्त सब बच्चा की रिपोर्ट दी जाती है, मगर अंडर हैंड जो है ये सारे मामलात चल रहे हैं। हमने पिछले किसी प्रोग्राम में आपको याद होगा डिस्कस किया था, मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो टेंडर हुए, जिला काउंसिल में जो टेंडर हुए, तो उधर भी ई पैड सिस्टम है, लेकिन ई पैड सिस्टम के बावजूद ये बड़े पैमाने पर संगीन बेज़ाब्तियां सामने आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ज़हीर देखा जाए तो अगर के पैसे से चलने वाले इदारों में जब करप्शन, उखरबा परवरी और फिर बेज़ाब्तियां मामूल बन जाएंगी ना, तो नुकसान सिर्फ खजाने का नहीं होगा बल्कि अवामी एतमाद का होगा। पाकिस्तान पोस्ट हो या कोई और महकमा, अगर एहतसाब नहीं होगा तो निज़ाम खुद ब खुद जवाल का शिकार हो जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए।